आप इस कार्यक्रम में आज कह के जाइए कि जो आप दिखाते हैं उस पर ये यकीन न करें, ये एडवर्टाइजिंग है। कह के जाइए आज आप इस प्रोग्राम में, मैं ना कह के जाइए ना आप कह के जाइए। आपने बहुत उदाहरण दिया ना, अमिताभ बच्चन टूथपेस्ट बेचते हैं, शाहरुख खान व्हाइटनिंग क्रीम बेचते हैं, फलाना रेजर बेचता है कि भाई ये कब तक चलेगा? फरीदाबाद में प्रोजेक्ट बनना, यूरोप की तस्वीर लगा के बेचते हैं। नाम हमेशा इटालियन होते हैं। झज्जर में फ्लैट बनना है और आप किसी यूरोपियन कंट्री की तस्वीर वहां दिखाते हैं कि आप गोरे रह रहे हैं। जिसे कहते हैं ना, क्रेडाई की क्रेडिबिलिटी नहीं है। ये सुनने में बड़ी अच्छी बात नहीं है। क्रेडाई को उस पर काम करना पड़ेगा। रियल एस्टेट के विषय पर ही कार्यक्रम करते हुए कई सारे बिल्डर, गंभीर बिल्डर, तो थोड़ा कैटेगराइज करने की जरूरत है। तो मैंने उनसे कहा था कि भाई आप लोग प्रोजेक्ट बेचते हो झज्जर में और फोटो दिखाते हो यूरोप की। बिल्कुल सर, याद है ये पॉइंट। हाँ, तो फोटो दिखाते हो यूरोप के किसी प्रोजेक्ट की। अब वो आदमी कह रहा है बड़ा बढ़िया, ये देखिए इसमें तो सब स्विमिंग पूल भी है, सब कुछ है इसके अंदर। तो उसी से खींच लेते हैं और वो डाल देता है पैसे। उसके बाद उसके 4 प्रोजेक्ट और शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए ये तो बात सच है कि रेगुलेशन की एक नए तरीके से जरूरत तो 100% थी। नमस्कार, मैं वो विज्ञान प्रकाश। इस वक्त मैं जहां पर खड़ा हुआ हूं, इस अप्रैल के महीने की चिलचिलाती गर्मी और धूप में, ये जगह दिल्ली से नजदीक सब जानते हैं क्योंकि ये मशहूर नोएडा का डीएनडी का टोल है। अब मैं यहां पर क्यों खड़ा हूं और अगले 1 घंटे में आपको क्या कहानी बताने वाला हूं। अगले 1 घंटे में जो मैं कहानी बताने वाला हूं, उससे पहले एक और कहानी आपको बताता हूं। नोएडा के बारे में सोचा गया था कई दशकों पहले, ये सोचकर कि यहां पर औद्योगिक विकास होगा। लेकिन अंततः हुआ क्या? हुआ ये कि एक बहुत बड़ा दिल्ली से नजदीक रहने का रियल एस्टेट हब बन गया। यानी कि औद्योगिक विकास के साथ साथ ये बिल्डर माफिया का, भ्रष्टाचार का, सिस्टम का, सरकारों का, सत्ताओं का खेलने का एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड बन गया। ये है नोएडा की कहानी। उद्योग तो लगे यहाँ पर, लेकिन साथ में लोगों के रिहाइश के मसले को लेकर, बसने के मसले को लेकर यहाँ की तस्वीर पिछले कई सालों में बदलती रही। आज तस्वीर का ये आलम है कि कंज्यूमर, उपभोक्ता, बिल्डर से अपना घर मांग रहा है। बिल्डर जिसने घर बनाकर समय पर देने का वादा किया था, वो उसे पूरा नहीं कर पा रहा है और ये मसला अलग अलग स्तरों पर नोएडा की अथॉरिटीज़ के पास पहुंच चुका है। लेकिन जो कहानी मैंने आपको बताई, ज़रा सोचिए उसके बारे में। ये तो औद्योगिक विकास का एरिया बनना था। क्या आपको लगता है, क्या आप लोग नोएडा के बारे में जानते हैं कि यहाँ पर कितनी इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं? नहीं, नोएडा का जो स्वरूप निकल कर आया है पिछले कुछ सालों में, जिसने जन्म दिया यहाँ पर बड़े स्तर के भ्रष्टाचारों को, आरोप लगे, यहाँ का कोई इंजीनियर पकड़ा जाता है तो करोड़ों की संपत्ति उसकी मिलती है, क्योंकि ये एक रियल एस्टेट हब बन गया। और यहीं पर सारी मूल समस्या की जड़ नजर आती है। औद्योगिक लिहाज से बहुत कम लोग अब इस नोएडा को जानते हैं। इसी पर हम इस खास मुकाबला में बात करेंगे। जैसे मैंने कहा कि जहाँ पर मैं इस गर्मी में खड़ा हूँ, ये वो सबसे मशहूर सड़क है डीएनडी के बाद के नोएडा की, जो दिल्ली से लोग आते हैं उन्हें नोएडा में एंट्री कराती है। कुछ देर पहले जो बात मैं आपको बता रहा था नोएडा की कहानी सुनाते हुए, वो ये थी कि इस जगह की सोच ही इस बात से बनाई गई थी कि ये एक इंडस्ट्रियल सेंटर होगा, एक औद्योगिक जगह होगी। और जैसा मैंने कहा कि इसकी सोच में कभी एक रियल एस्टेट हब बनना नहीं था। लेकिन कमाल की बात ये हुई है पिछले कई दशकों में कि इसका ठीक उल्टा होता रहा नोएडा के साथ। 2 मूल वजह, दिल्ली से इसकी नज़दीकी, दूसरा एक बड़े कामकाजी मध्य वर्ग का रहने की जगह ढूंढने की दिल्ली में मुश्किल का नतीजा बना
नोएडा में रिहायशी इलाकों का बढ़ जाना, इसी से शुरू हुआ बिल्डर और पॉलिटिकल क्लास का नेक्सस। सरकारें और सत्ता अथॉरिटीज इसमें बहुत बुरी तरह से शामिल हैं। इनका भ्रष्टाचार जो था वो अपने अपने हिस्से की चरम सीमाओं पर गया। आज स्थिति ये बन गई है कि आप लैंड एक्विजिशन के स्वरूप को देखें जो नए बिल में जिसको एड्रेस करने की कोशिश की गई है, या आप उस पॉइंट को देखें जहां पर कंज्यूमर और बिल्डर बजाय इसके कि उनके बीच एक बेहतर रिश्ता हो, वो टकराव के रिश्ते में खड़े हुए हैं। कंज्यूमर बिल्डर पर यह आरोप लगा रहा है कि जो उसने वादे किए उसको बिल्डर समयबद्ध तरीके से पूरा नहीं कर पाते हैं। कहानी औद्योगिकरण की नोएडा की कहीं नजर ही नहीं आती है। मैंने एक चीज और आपसे कही थी कि नोएडा में कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है, अथॉरिटी से जुड़ा हुआ अफसर, उसके खिलाफ मुकदमे होते हैं, मामला सीबीआई तक जाता है, करोड़ों की संपत्ति का हिसाब किताब निकलता है। इससे ये बात स्पष्ट है कि नोएडा में जो कुछ जमीन के नाम पर हो रहा था उस भ्रष्टाचार में क्या बहुत कुछ लोग लिप्त थे। मेरे साथ अनिल शर्मा इस वक्त मौजूद हैं। अनिल जी तमाम प्रोग्राम्स हमारे साथ रहे हैं। अनिल जी, आप जानते हैं रियल एस्टेट और इसके विषय पर मैं बहुत लंबे समय से चर्चा कर रहा हूँ। क्या आपको लगता है, क्योंकि बिल्डर्स पर्सपेक्टिव आना बहुत जरूरी है, क्या आपको लगता है कि आप लोग भी सिस्टम का उतना ही शिकार हैं जितना कंज्यूमर है? देखिए, सिस्टम का शिकार एग्जैक्टली मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कोई बात है जो हम लोगों की कोई नहीं सुनता है। कहीं भी आप चले जाएं, चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। आपके क्रेडा के फंक्शन में मैंने कहा था कि बिल्डर के ऊपर ठप्पा लग चुका है कि ये चोर है, ये सही तरीके से काम नहीं करते। क्या आपको लगता है कि उसका आप लोग ज्यादा बड़ा हर्जाना पे कर रहे हैं, क्योंकि आपको अंडर द टेबल भी पैसा देना पड़ता है अपना काम कराने के लिए? उसके बाद जब आपकी दिक्कत आती तो अथॉरिटी भी आपके साथ नहीं खड़ी है। देखिए, हम लोग शिकार तो रहे ही हैं। और दूसरी बात जो आपने परसेप्शन बताया कि बिल्डर्स के बारे में बहुत ही रॉन्ग परसेप्शन रहा है, आज भी है, पता नहीं आगे क्या होगा। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि हिंदुस्तान में कोई सी इंडस्ट्री नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो एक अल्टरनेटिव दे सके। आप देख लीजिए, पूरे जहाँ कहीं भी लोगों को आवास मिल रहा है जो सरकारी तौर पे बनाए जाते हैं, गैर सरकारी जी नहीं, जो सरकारी बनाए जाते हैं, उसकी स्थिति देखिए। 1981 से अलॉटमेंट लोगों को नहीं मिला। कोई ना कोई तो कंज्यूमर होगा। जितने भी लोकल अथॉरिटी, जितने भी हाउसिंग बोर्ड्स, जितने भी, जी ये तो एक्सक्यूज नहीं हो सकता ना आपका अलॉटमेंट ना देने के समय। मैं एक्सक्यूज नहीं ले रहा सर। मैं एक्सक्यूज ले ही नहीं सकता हूँ, मेरे पास तो रास्ता ही नहीं कि मैं एक्सक्यूज लूँ। क्योंकि जब कोई आपके पास अल्टरनेटिव्स नहीं है और अगर एक इंडस्ट्री आ रही है, क्या पूरे विश्व में ये इंडस्ट्री ठीक चल रही है, इंडिया में क्यों नहीं चल रही है? कारण ये है विशेष रूप से क्योंकि इस इंडस्ट्री को थोड़ा भी सपोर्ट करने का कहीं से भी कोई गुंजाइश नहीं है। कारण क्या है? सब सोचते हैं कि अगर मैं इंडस्ट्री को सपोर्ट करूंगा तो मेरे ऊपर कीचड़ आ जाएगा। नेताओं का पैसा लगता है रियल एस्टेट पे। धारणा है सर, बड़ी गंभीर सीरियस धारणा रही है। मैं आपकी धारणा से सबूत नहीं है, मैं भी क्लैरिफाई कर दूं, सबूत नहीं है, धारणा है, सर मैं आपकी धारणा से सहमत होता आज से 10 साल पहले। ठीक है, अब स्थिति बदल चुकी है। कैसे? अभी इसलिए बदल चुकी है कि आज के डेट में सबसे बड़ा फोर्स मिडिल क्लास है। आज मिडिल क्लास इन्वेस्टमेंट के लिए घर नहीं लेता है। अगर ये इन्वेस्टर होते तो शायद मेरे साथ इस तरीके से उन्होंने अपना जो गिला शिकवा गुस्सा दिखाया वो नहीं दिखाते। इन्वेस्टर तो इंतजार करता है कि बाजार कब बढ़े या घटे तो मैं अपना काम कर लूंगा, चाहे उससे इसका मतलब नहीं है। और अगर ब्लैक मनी होता था तो और वो हल्ला नहीं मचा सकता था। चूंकि मास मिडिल क्लास आज जागृत हो गया कि मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है और कहीं ना कहीं जो भी रास्ता मेरे पास है वो रास्ता मुझे यहीं मिलता दिखता है। ठीक है, हम उससे लड़ेंगे भी, उससे झगड़ेंगे भी। मेरी डेली जो कंज्यूमर्स हैं उनसे बात हो रही है, अभी इस परिस्थिति में भी हो रही है। लोग आते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं और 80% लोगों की यही धारणा है कि आखिर सही बात है कि अगर हमें तो आपसे लड़ना भी है, हमें समय पे चाहिए, हम प्रताड़ित नहीं हो। वक्त कम है, सिंपल सी चीज पूछूंगा। आपका एक प्रोजेक्ट है सेक्टर 45 में आम्रपाली सैफायर, जिसको लेकर
बहुत ज़्यादा विरोध हो गया है, लोग ट्विटर पे आपके ऊपर कैंपेन चला रहे हैं, धोनी को टारगेट करके आपके ब्रांड एम्बेसडर को कैंपेन चला जा रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ, जब आपने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था तब आपने टाइम कैलकुलेशन नहीं की थी कि इसको कब पूरा करके बना के देना है, या आप ये कह रहे हैं कि वो तब का लॉन्च किया हो प्रोजेक्ट आज भी क्लियरेंसेज में पेंडिंग है कि आप कंज्यूमर को हैंड ओवर नहीं कर पा रहे हैं? सर, दो बातें। हाँ, एक बात तो ये है कि आप 2005 तक का इतिहास देखेंगे नोएडा में, हाँ, मिडिल क्लास के लिए यहाँ घर लेने का कोई स्कोप नहीं था। ठीक है। हमारी गलती, हमारी भूल, पहली भूल ये कि हमने उस सेक्टर के लिए सोचा और हमने ये कैलकुलेट नहीं किया कि अगर फोर्स मेज्योर भी आता है। बिजनेसमैन के लिए भूल नहीं होती अनिल जी, ये मत बताइए आपने भूल कर दी। सर, भूल नहीं, आप नहीं, देखिए ये दलील तो कोई नहीं हजम करेगा। नहीं सर, एक रियल एस्टेट डेवलपर से सर ये दलील कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा कि आप समाज सेवा करने के लिए बिल्डिंगों का निर्माण कर रहे थे। ये तो ना, लेकिन ये तो वैसे ही जैसे बहुत सारे लोग कहेंगे हम समाज सेवा के लिए पॉलिटिक्स में आते हैं। बिल्कुल, मैं झूठ क्यों बोलूं? हाँ, कोई चैरिटी, बिजनेस है, एक्सेप्ट इट, इट्स अ बिजनेस। कोई चैरिटी नहीं करता, हम भी नहीं कर रहे हैं जी। लेकिन सोच में थोड़ा बदलाव हो सकता है। ठीक है कि मेरा एपेटाइट क्या है, मेरी इच्छा क्या है। क्या मैं चाहूं कि सारी चीजें मेरे ही पास आ जाए, या ये मैं चाहूं कि उनका भी काम हो जाए और मैं भी अपना गुजर बसर कर लूं, या मैं भी इंडस्ट्री चला लूं। कब लॉन्च किया था, किस मैंने 2010 में सर लॉन्च किया था और 2850 रुपीज पर स्क्वायर फुट में लॉन्च किया था। और जिस समय लॉन्च किया था उस समय मुझे लगता था कि अगर मैं 3 साल में इस प्रोजेक्ट बना दूंगा, उन्हें भी घर मिल जाएगा और मुझे भी लॉस। 3 साल में क्यों नहीं पूरा हुआ? इसलिए पूरा नहीं हुआ क्योंकि अव्वल तो मैंने 10 में पूरा हुआ तो 14 से मैंने देना शुरू हुआ। 1 साल लेट भी हुआ, फिर 2 साल हुआ, धीरे धीरे लेट हुआ। मेरा ये कहने का मतलब है, एक चीज बताएं, अगर वहाँ पे जो विवाद रहे, पूरे इलाके में विवाद रहा, कम से कम मेरे पास न्यूज़ है, मेरे पास प्रमाण है कि कम से कम 20 बार प्रोजेक्ट में 2-2 महीने 4-4 महीने एजिटेशंस रहे। अब हम तो प्रोजेक्ट ले रहे हैं, मुझे पता नहीं कि एजिटेशन भी होगा। बाद में आया कि आप ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन से कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं, तो मुझे तो कहीं ना कहीं से दूसरे जगह से पानी का व्यवस्था करना है, वो भी एक कारण है। तीसरा कारण ये रहा कि जब बाद में जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से जो आया कि साहब आप आगे कुछ काम नहीं कर सकते हैं, या कुछ आप पोजीशन नहीं दे सकते हैं, या आपका कंप्लीशन नहीं मिल सकता है, तो वो प्रभावित रहा। आप क्रेडाई के अध्यक्ष रहे, आप उन परिस्थितियों में रहे जहां पर आपके पास शिकायतें आती थी, आपका काम था उसको सॉल्व करना। आज तो आप खुद ही आपको अपनी शिकायत सॉल्व करनी है, तो ये धारणा को बीट क्यों नहीं कर पाए? आप बड़े बड़े विज्ञापन लगवाते हैं, आप लोग बड़े बड़े लोग सितारों को रखते हैं विज्ञापन करने के लिए, आप अपना परसेप्शन नहीं बदल पाए। ये तो इंडस्ट्री है ना ब्लेम करने के लिए। सर, एक चीज मैं सिर्फ आपसे अनुरोध पूर्वक एक सवाल अपनी बात रखना चाहता हूँ। आप बताएं मैं किस फोरम पे जाऊं, कहाँ जाऊं? आप लोगों के अपने फोरम है, मेरे फोरम की कौन सुनता है? हमें अपॉइंटमेंट तक नहीं मिलते हैं। अगर हम लोग बिल्डर्स या डेवलपर करके हम अपॉइंटमेंट लेने जाएंगे कहीं, अपॉइंटमेंट नहीं मिलते। और ये कहाँ जाए, ये कहीं से मतलब क्या है? कहीं का मतलब, अगर आप नोएडा में तो आपको सरकार के पास जाना है, अगर आप नोएडा में आपको अथॉरिटी के पास जाना है। अगर हमें जिस लेवल पे भी जाना है, हर लेवल पे हमारे लिए एक कहते हैं ना ठुकरा दिए जाते हैं। अनिल शर्मा जी, मेरे आखिरी प्रश्न, और बहुत ईमानदारी से आप इसका जवाब दीजिएगा। धारणा ये बनी कि अगर आपको रातों रात पैसा कमाना है, एम्पायर खड़ा करना है बड़े बगैर लंबी मेहनत किए हुए, तो रियल एस्टेट डेवलपर बन जाइए। तमाम ऐसे लोग हैं जो सिर्फ रियल एस्टेट के ब्रोकरेज का काम करते थे, वो डेवलपर बन गए। मैंने एक आंकड़ा बताया था अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का, 7,500 से ज़्यादा रियल एस्टेट रजिस्टर्ड कंपनी है एनसीआर और दिल्ली में। तो ये कौन लोग हैं, ये किस तरह से इंडस्ट्री बनी? आज जब आप जेन्युइन हो सकते हैं, लेकिन आप गंभीर सवाल आपकी क्रेडिबिलिटी पे, वहां पे मैं देख रहा था एक आर्टिकल आपका लगा हुआ है, तो उसमें उसका अंग्रेजी में टाइटल था कार्विंग क्रेडिबिलिटी, तो वो स्थिति तो नहीं है आपकी। बिल्कुल सही है, इसके कारण बहुत है। कुछ तो जिम्मेदार ये इंडस्ट्री के लोग भी हैं। मैं नहीं कहता आप लोग अलग नहीं कर पाए। 10% से ज्यादा, मैं आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, 10% से ज्यादा जेन्युइन बिल्डर्स नहीं है। जो रिमेनिंग 90% हैं
उनका क्या हुआ? लेकिन अगर हमारी पॉलिसी इन प्लेस होती हाँ, तो इतना मशरूम ग्रोथ नहीं होता। अनिल शर्मा जी, क्या वही ये विंडो नहीं थी जिसने आप लोगों को रातों रात बड़ा बड़ा बिल्डर बनने का मौका दिया? नहीं, वो भी विंडो नहीं था। उसका कारण बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि चूंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जहां रातों रात जमीन का अलॉटमेंट हो, अलॉटमेंट के पीछे भ्रष्टाचार हो, उसके बाद आप उसको प्रोजेक्ट बनाकर लॉन्च करें, प्रोजेक्ट बनाकर कंप्लीशन से पहले आप उसे न दें, पैसे को साइफन ऑफ करें, उसको नए प्रोजेक्ट्स में लगाएं, एक प्रोजेक्ट ना कंप्लीट करके 25 लॉन्च करके उसका एम्पायर खड़ा कर लें। ये बेसिक बैड इकोनॉमिक्स थी। आज उस बैड इकोनॉमिक्स का मैं एक सेकंड, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने ऐसा किया, परसेप्शन ये बना। और इंडस्ट्री और मार्केटिंग, आप सर्विस इंडस्ट्री हैं, आप मार्केटिंग ड्रिवन इंडस्ट्री, ये परसेप्शन पे चलती है सर। ये कैसे लोग भूल सकते हैं? लोगों को लगा कि ये वो व्यापार है जिसमें आप जनवरी में कंपनी लॉन्च करिए और उसी साल के दिसंबर में एम्पायर बन के बैठ जाइए। मैं थोड़ा सा इसको अपनी बात रखना चाहूँगा। देखिए क्या होता है कि जब परिस्थितियाँ हर प्रत्येक साल की अपनी अपनी एक कहानी होती है। किसी भी इंडस्ट्री में, रियल एस्टेट इंडस्ट्री की भी अपनी एक कहानी है। अगर 2002 से पहले आप जाएं इंडिया में तो आप देखेंगे कि कोई कंपनी, बहुत कम कंपनी लिस्टेड थी रियल एस्टेट में, बहुत कम कंपनियां काम करती थी, बहुत कम लोग इसमें थे। डिमांड बढ़ा, ज़रूरतें बढ़ी, लोग आते गए। लेकिन हाँ, इस बात के लिए भी मैं डिनाई नहीं करता हूँ कि लोगों ने इसका मिसयूज भी किया है। मैं एक छोटी सी बात आखिरी, मैं कल एक कार्यक्रम कर रहा था, उसमें मैंने एक नेता से पूछा कि इनसिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड जिसे कहते हैं, बड़ी बड़ी भाषाएं हैं इसकी, जिसका सोर्स नहीं पता, उसकी 50% से ज़्यादा फंडिंग मिलती है पॉलिटिकल पार्टीज को, बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को। हो सकता है उसमें से रियल एस्टेट भी एक हिस्सा हो। मैंने उनसे कल इतना से पूछा था सवाल, मैंने कहा भाई बताइए, आप लोग जब लोग पैसा लेके आते हैं आपकी पार्टी को देने के लिए, आप मना करते हैं कि नहीं ड्राफ्ट से लेके आओ, चेक से लेके आओ? सिमिलरली मैं आपसे जानना चाहता हूँ सोल्यूशन क्या है? बैंक्स आपके साथ नहीं है, कंज्यूमर आपके सर पे खड़ा हुआ है, रेगुलेशंस जो हैं वो अब बदलते जा रहे हैं, अथॉरिटीज से आपके सेटलमेंट नहीं हो पा रहे हैं। आप कंज्यूमर को अपना डिलीवरेबल कैसे तय करेंगे? बहुत सिंपल, बताइए, समयबद्ध फॉर्मूला बताइए। अगर सभी लोग हाँ, इस बात के लिए तैयार हो जाएं कि मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि मुझे क्या प्रॉफिट और क्या लॉस हो रहा है, अगर आप अपने मॉडल को इस लेवल तक ले जाते हैं और अपने सिस्टम को डेलीगेट कर देते हैं, मैं कहता हूं कि मैं तो कह रहा हूं कि कंज्यूमर को भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं कि ये टावर आप लोगों का है, जो पैसे आने हैं आप कैलकुलेट कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि हमारे सपोर्ट से और आपके सपोर्ट से ये बन जाता है, मुझे आप एक पैसा मत देना, आप इसको तैयार कर लो, लेकिन आप अपना घर ले लो। अगर ये मॉडल, ये फिर आप कहेंगे कि आप चैरिटी कर रहे हैं, बिल्कुल चैरिटी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर ये समस्या आ गई, मैं तो ये नहीं एक्सेप्ट करूंगा, क्योंकि मैंने आपको पैसे दिए थे अपना घर बनाने के लिए, आप अंत में मुझे कह रहे हैं कि मैं खुद ही खड़ा होकर बनवा लूं। ये कहाँ कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ मैं क्यों भागीदार हो जाऊं? आपकी गलती का कॉम्पनसेशन मैं क्यों दूं? मेरा ये कहना, कंपनसेशन नहीं, कोई एक्स्ट्रा समय भी कॉम्पनसेशन होता है सर, जरूरत नहीं है ना। अगर मैं कहता हूँ उसमें से कई लोग आगे आते भी हैं, उनके रिसोर्सेज होते हैं, या कई जगह एग्जाम्पल भी है, शायद इसी नोएडा में एग्जाम्पल है कि कंज्यूमर्स मिल गए, भाई डेवलपर परेशान हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो तैयार है उनको साथ देने के लिए। वो सब मिलके उस डेवलपर को साथ रख के कि तुम्हारे पास जो रिसोर्सेज हैं तुम मदद करो और हम भी करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे रास्ते हैं। अगर आप अपने लालच पे, लोभ पे कंट्रोल कर लेते हैं, बिल्डर अपने लालच लोभ पे कंट्रोल कर लेते हैं, तो इसका सॉल्यूशन बिल्कुल बिल्डर नहीं करे लालच लोभ पे कंट्रोल, कंज्यूमर कर ले। नहीं, बिल्डर करे ना। अच्छा, बिल्डर। मैं तो बिल्डर की तरफ से कह रहा हूँ। मैं मेरी जो सोच है, मैं बिल्कुल, मुझे कोई लालच नहीं, कोई लोभ नहीं। जिस दिन मुझे लगेगा कि कंज्यूमर्स को उनका घर मिल गया, मैं समझूंगा वही जिंदगी का सबसे बड़ी। ठीक है, अनिल शर्मा जी से हम बात कर रहे थे, तो मैंने जैसे कहा कि देखिए, जैसे मेरी 1991 के बाद के भारत की थ्योरीज हैं आर्थिक विषयों पर, और न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स में ऐसा होता है, भ्रष्टाचार एक हिस्सा बनता है उसका, सारी डेवलपिंग इकोनॉमीज़ के साथ, जो विकासशील देश हैं उनके साथ हुआ। उसमें से कई सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो ख़ास तौर पर आती हैं, उनमें से एक है रियल एस्टेट। आपको
समय नहीं तो चाइना के पिछले 3 साल के रियल एस्टेट की कहानी उठने और गिरने दोनों की मैं सुना सकता हूँ। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि ये एक इंडस्ट्री थी जो चमत्कारी ढंग से लोगों को रातों रात उद्योगपति बना रही थी। अब दिक्कत यह है कि पता चला साहब न खिड़की न दरवाजा और सिर्फ टावर। तो अब ये सपनों का टावर बिल्डरों का भी ढह रहा है। तो इसीलिए इसमें से सोल्यूशन निकलना, समाधान निकलना, अगर अनिल जी कह रहे हैं कि सब लोग अपना नफ़ा नुकसान भूल कर काम करें तो बहुत अच्छी बात है, शायद निकल सकता है। लेकिन मौजूदा बैंकिंग की तरफ देखते हुए, फंडिंग की इस इंडस्ट्री को समस्या देखते हुए सीधा सरल रास्ता शायद निकलना मुश्किल है। मैं कुछ और लोगों से बात करूंगा और वापस उसी पॉइंट पर आऊंगा कि जो औद्योगिक जगह बनाने की नोएडा की सोच थी, उससे बदलते बदलते कुछ पुराने लोग नोएडा के किस तरह से ये एक आज की रियल एस्टेट हब की स्थिति में आ गया है, जिसमें कंज्यूमर और बिल्डर का टकराव साफ नजर आ रहा है।